दोस्तों, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आपकी संपत्ति, जिसे आपने अपनी मेहनत की कमाई से इकट्ठा करके खरीदा है, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है अपनी संपत्ति को खरीदने के लिए, लेकिन उसी पर कोई दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर लेता है और आप केवल उसे देख रहे होते हैं। ये दर्द तब और बढ़ जाता है जब आपको कानून की जानकारी ना हो, जब आपको ये ना पता हो कि आपको किस स्थिति में क्या करना है, आपको किस तरीके से कदम उठाने हैं, किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करानी है, आपको क्या क्या करना होगा ताकि जो अवैध कब्जाधारी है वो आपकी संपत्ति को छोड़ दे और आपकी संपत्ति आपको वापस मिल जाए। देखिए, मैं वहाँ पर आकर के आपकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन सलाह आपके लिए बहुत काम आ सकती है। इस वीडियो में आप ये जानेंगे, 3 तरीके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अवैध कब्जे को हटवाने के लिए कानूनी कदम उठा सकते हैं। इसी के साथ यदि आप किसी भी कानूनी मामले पर जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, कुछ सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए विवरण के अनुसार आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा और आपको एक सलाह दूंगा जो आपके मामले में बहुत प्रभावी होगी और आप ये जानेंगे कि आपको अपने मामले में क्या करना है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारी या सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, ये सब चीज़ें आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में 3 तरीके जिसके माध्यम से आप अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो संपत्ति आपकी है, आपने उसे अपनी मेहनत की कमाई से इकट्ठा करके खरीदा है, या तो वो आपके द्वारा, पूर्वजों के द्वारा आपको दी गई है, या फिर आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। तो जिस व्यक्ति के भी नाम प्रॉपर्टी होती है, केवल उसका अधिकार होता है कि वो उसको प्रयोग करे, और यदि दूसरा व्यक्ति उसका मिसयूज कर रहा है, आपकी परमिशन के बगैर उसका यूज कर रहा है, तो वो अपराध होता है। और यदि आप उसे सहन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप गलतियां कर रहे हैं और इन गलतियों को करने से आपको बचना होगा। आपको अपनी संपत्ति उस व्यक्ति से वापस लेनी होगी। ये वीडियो आपके अधिकारों की भी रक्षा करेगी, आपको हौसला देगी कि किस तरीके से आप अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला होता है स्थानीय प्रशासन से सहायता लेना। प्रशासन एक ऐसा निकाय होता है जो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास करता है, और प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है कि जिस एरिया का भी कोई अधिकारी है उस एरिया में अपराध ना हो, या यदि अपराध किया जा रहा है तो उसकी रिपोर्ट बना करके वो उच्च अधिकारियों के पास भेजे और उस मामले का तुरंत संज्ञान लिया जाए और उस मामले में तीव्रता से कानूनी कार्रवाई की जाए। ये प्रशासन का कार्य होता है। तो सबसे पहले आपको प्रशासनिक कार्यालय में जाना होगा। प्रशासनिक कार्यालय में या तो आप तहसीलदार के पास जा सकते हैं, एसडीएम साहब के पास जा सकते हैं, डीएम साहब के पास जा सकते हैं। जिस तरीके की भी आपके मामले में स्थिति होती है उसी के अनुरूप आपको इन कार्यालयों का चयन करना होगा। आप इन कार्यालयों में जाए और एक शिकायत पत्र तैयार करें। सबसे पहले आपको अपनी समस्या को बताने के लिए एक लिखित रूप में प्रार्थना पत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें आप स्पष्ट और विस्तृत विवरण देंगे, जिससे अधिकारी ये समझ सके कि आपकी समस्या क्या है, आप क्यों उनके पास आए हैं, किस प्रार्थना को लेकर के आप उनके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो इसके लिए आपको एक स्पष्ट रूप से प्रार्थना पत्र तैयार करना होगा, जिसमें आप घटना का विवरण देंगे और आप अपने स्वामित्व के बारे में बताएंगे। आप उसमें ये बताएंगे कि किस तरीके से संपत्ति पर आपका अधिकार है। अब देखिए, यदि वो आपकी संपत्ति है, 2 तरीके की संपत्ति आमतौर पर होती है। एक तो हो सकती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी, जो आपके पूर्वजों के द्वारा आपको दी गई है, उसके संबंध में आप खतौनी दिखा सकते हैं, विरासत दिखा सकते हैं, या किसी ने यदि आपके नाम वसीयत की है तो आप विल वहाँ पर दिखा सकते हैं। इसी के साथ यदि वो आपकी पैतृक संपत्ति है, वो आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है जो आपने अपनी कमाई से खुद खरीदी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप बैनामा दिखा सकते हैं, जिससे ये साबित हो कि संपत्ति पर आपका हक है और आप उसके स्वामित्व में है, यानी आपके स्वामित्व में वो संपत्ति है। तो इसके लिए आपको संपत्ति से जुड़े दस्तावेज उस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे और घटना का विवरण आपको विस्तृत तरीके से और स्पष्ट रूप से देना होगा, ताकि अधिकारी आपके मामले पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाए। आप चाहे तो एक वकील की मदद ले सकते हैं अपने प्रार्थना पत्र को तैयार कराने के लिए। आप उन्हें अपना पूरा मामला बता सकते हैं, किस किस तरीके की घटना की जा रही है, किस तरीके से दूसरे व्यक्ति ने कब्जा किया है, वो वहाँ पर रह कर के क्या गतिविधियाँ कर रहा है। इसी के साथ अपनी बात को साबित करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज वहाँ पर जमा करने होंगे। दस्तावेज आपके स्वामित्व के होंगे, जिससे ये साबित होता हो कि संपत्ति पर आपका कब्जा है, यानी आपका स्वामित्व था और वो संपत्ति आपके स्वामित्व में है और पहले उस पर आपका कब्जा था। इससे जुड़े सबूत आपको देने होते हैं।
तो सबसे पहले आप संपत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आप बैनामा दिखा सकते हैं, खतौनी दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, हाउस टैक्स की रसीद दे सकते हैं, जिनसे साबित होता है कि संपत्ति आपके स्वामित्व में है, आपकी ओनरशिप है। यानी ये साबित करना होगा कि संपत्ति आपके नाम पर पंजीकृत है, सरकारी या राजस्व अभिलेखों में वो आपके नाम है। इससे जुड़े दस्तावेज जिससे भी ये साबित होता हो कि संपत्ति आपकी है, वो दस्तावेज आपको इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करने होंगे। आपको बताना होगा कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जबकि संपत्ति मेरे नाम पर पंजीकृत है। इसी के साथ आप अवैध कब्जे से जुड़े हुए सबूत प्रस्तुत करें। आप ये बताएं कि उस व्यक्ति ने किस किस तरीके से कब्जा किया है। वो वहाँ पर कोई निर्माण कार्य कर रहा है, या फिर उसने कंस्ट्रक्शन का कार्य करा दिया है आपकी बगैर अनुमति के, या फिर वो उसमें तोड़फोड़ कर रहा है। जिस तरीके की भी गतिविधि वहाँ पर की जा रही है, पूरी घटना का विवरण आपको विस्तृत रूप से और स्पष्ट तरीके से लिखना होगा। घुमा फिरा करके अपनी बातें मत लिखिए, उसमें अपने अधिकारों का भी जिक्र कीजिए, संबंधित कानूनों का भी जिक्र कीजिए। और इसके लिए आपको एक वकील से मिलने की ज़रूरत होगी, जो आपके एरिया का बेहतर वकील हो। आप उनसे मिलिए और उन्हें बताइए किस तरीके से आपकी संपत्ति पर ऐसा किया जा रहा है और अवैध कब्जाधारी कौन है, उसका नाम व पता एप्लीकेशन में लिखना होता है। राजस्व अधिकारियों से मिले। आप व्यक्तिगत रूप से भी एसडीएम साहब से या तहसीलदार साहब से मिल सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है, आपने शिकायत दर्ज कराई, या तो आप डाक के माध्यम से भेजते हैं या फिर दस्ती में आप शिकायत दे करके आते हैं, लेकिन यदि कोई कानूनी कार्रवाई संबंधित अधिकारियों के द्वारा नहीं की जाती और केवल आपको चक्कर कटाए जा रहे हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। आप एसडीएम साहब के पास जाइए, उनसे समय लीजिए, जो उनके संबंधित कर्मचारी होते हैं उनसे समय लीजिए कि किस तरीके से वो आपसे मिल सकते हैं, किस किस तरीके से आप वहाँ पर मिला जाता है, किस तरीके से आपको कब किस टाइम पर मिलना है। तो ये सारी बातें, ये सारी जानकारियाँ आपको उनके कार्यालय में जाकर के पता चलेंगी। आप पहले समय लीजिए, कब आप जाना होगा, कब आप किस तरीके से मिलेंगे। तो ये बातें आप उनसे जाकर के कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी संपत्ति पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। और जब आप व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो आपके मामले में तेज़ी लाती है। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो आपके मामले में तीव्रता से कानूनी कार्रवाई की जाती है, बहुत ही जल्द प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं, बहुत ही जल्द कानूनी कार्रवाई कराई जाती है। आपको नक्शा और सीमांकन कराने के लिए आवेदन करना होगा। आप उनसे कहिए कि मौके की यथास्थिति की जो रिपोर्ट है वो प्रेषित की जाए, मौके की अवैध कब्जे की रिपोर्ट बनाई जाए, ताकि ये पता चले कि मेरी कितनी संपत्ति पर कब्जा किया गया है। आप ये बताएं कि कितना हिस्सा मेरा कब्जा आ गया है और इसके लिए पैमाइश की जाती है। आप सीमांकन का या नजरी नक्शा बनाने का अनुरोध कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से भी, और अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप उनसे ये आग्रह कर सकते हैं कि आपके मामले में सीमांकन तैयार किया जाए और एक नजरी रिपोर्ट बनाई जाए, ताकि ये पता चले कि कितनी पैमाइश है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या है, और किस व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया है, उसका कोई अधिकार बनता है या नहीं, या आसपास उस व्यक्ति की भूमि है या नहीं। तो ये जानकारी आपको सीमांकन रिपोर्ट बनाने के बाद पता चलती है। इसी के साथ आपको संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन सुनिश्चित कराना चाहिए। आप प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करते हैं कि आपकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए आप उनका आश्वासन लें। और देखिए, यदि आप शिकायत दर्ज करा रहे हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, भविष्य में आपको इससे लाभ ही होगा। यदि आपको न्यायालय में जाना पड़ता है तो आप पूर्व में भेजी गई सारी शिकायतें वहाँ पर लगा सकेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होते हैं जो आपको उठाने चाहिए। स्थानीय प्रशासन से मिलना और उनकी मदद लेना, उन्हें अपना पूरा मामला समझाना, ताकि जब कोर्ट का आदेश भी आता है तो वो आपके मामले को बेहतर तरीके से समझ सके और उनके संज्ञान में वो मामला पहले से हो। तो इसके लिए आप स्थानीय प्रशासन की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरा होता है पुलिस में शिकायत दर्ज करना। देखिए, पुलिस, जैसा मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है, यदि अवैध कब्जा अवैध गतिविधियों का प्रयोग करके किया गया है, यदि दूसरे व्यक्ति ने आपके साथ किसी भी तरीके की मारपीट की है, गाली गलौज की है, दबंगता के आधार पर उसने कब्जा किया है, तो ये कुछ बातें होती है जिनसे ये साबित होता है कि स्थल पर अपराध हुआ है और संबंधित पक्ष ने अपराध कारित किया है। यदि आप किसी की संपत्ति पर बिना उसकी इजाज़त के, बिना उसकी परमिशन के एंटर करते हैं और उसकी संपत्ति का उपयोग करते हैं, उस व्यक्ति की कोई राय नहीं है, उसने आपको परमिशन नहीं दे रखी है, लेकिन यदि आप उसकी संपत्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो ये कार्य अपराध होता है। और जहाँ पर भी अपराध होगा वहाँ पर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि पुलिस का ये कार्य होता है कि वो अपराध पर नियंत्रण रखे और अपराधियों को दंडित कराने के लिए न्यायालय में रिपोर्ट भेजे। तो आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। अब कई सारे व्यक्ति कमेंट करेंगे कि पुलिस हमारी मदद नहीं करती, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। यदि आप बेहतर तरीके से अपने मामले की ड्राफ्टिंग कराते हैं, आप बेहतर तरीके से अपनी बातों को बता सकते हैं, आप बेहतर तरीके से अपने स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत कर पाते हैं,
आप दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों का विवरण देते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप उच्च अधिकारियों से भी मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पुलिस से मदद लेने के लिए ये साबित करना होगा कि अवैध कब्जा अपराध है। आप उसमें अपनी जो एप्लीकेशन पुलिस वालों के पास देंगे उसमें लिखवाएंगे कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा किस किस तरीके की गतिविधियाँ की गई और ये कार्य कानून के तहत अपराध है, इसीलिए इस व्यक्ति को दंडित कराए जाने के लिए आदेश पारित किया जाए और संबंधित अधिकारी के द्वारा उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाए जो भी आपके साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। सबसे पहले आपको सबूत इकट्ठा करने होंगे। आपने अपनी जो संपत्ति से स्वामित्व से जुड़े जो दस्तावेज है, अपनी संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े जो दस्तावेज है वो आपको पुलिस वालों को दिखाने होंगे, जिनसे ये साबित हो कि संपत्ति आपके स्वामित्व में है, संपत्ति पर आपकी ओनरशिप है। संपत्ति या तो आपके पूर्वजों की थी या फिर आपने अपनी मेहनत की कमाई से उसे खरीदी है। तो इससे जुड़े आपको दस्तावेज दिखाने होंगे ताकि पुलिस वाला आपकी बातों पर विश्वास कर सके और उसे भरोसा हो कि संपत्ति आपकी है और दूसरे व्यक्ति ने अवैध गतिविधियों का प्रयोग करके आपकी संपत्ति पर इस तरीके से कब्जा किया है। हो सके तो उस मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखिए जब दूसरे व्यक्ति ने गाली गलौज की हो, मारपीट की हो और उसने अवैध रूप से कब्जा किया हो, आपके सामान को वहाँ से बाहर फेंक दिया हो या आपके सामान को नष्ट कर दिया हो। तो इससे जुड़े जो सबूत होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके पक्ष को मजबूत बनाते हैं कानूनी रूप से। आपको पुलिस स्टेशन में जाना होगा, जो स्थानीय आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है उसमें जाकर के आप शिकायत दर्ज कराइए। यदि वो दस्ती में आपकी शिकायत नहीं लेते हैं तो डाक के माध्यम से भेजिए। यदि ऐसा भी संभव नहीं होता तो आप व्यक्तिगत रूप से एसएसपी साहब से मिल सकते हैं। आप उनसे जाकर के आग्रह करें कि संबंधित पुलिस स्टेशन के द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो फिर वो उसको आदेश करते हैं, उसको आदेशित किया जाता है कि वो आपके मामले में कानूनी कार्रवाई करे। तो आप व्यक्तिगत रूप से एसएसपी साहब से भी मिल सकते हैं। इसी के साथ आपको अपराध की बाबत शिकायत के रूप में एफआईआर दर्ज कराने का निवेदन करना चाहिए। आप पुलिस वालों से ये निवेदन करें कि संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की जाए, उस व्यक्ति पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाए, क्योंकि उसकी जो गतिविधियाँ हैं वो कानून में अपराध है। यदि आप किसी के साथ गाली गलौज कर रहे हैं तो ये भी अपराध है। आप अपनी दबंगता दिखा रहे हैं, ये भी अपराध है। आप कब्जा कर रहे हैं अनधिकृत रूप से, ये भी अपराध है। आप किसी को धमका रहे हैं तो ये भी अपराध है। तो जिस तरीके की भी गतिविधियाँ उस व्यक्ति ने की हो, आपको उसका विवरण देना होगा और पूर्ण रूप से ये बताना होगा, एविडेंस के साथ बताना होगा कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जा रही गतिविधियाँ अवैध है। फिर उस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की जाती है और उसकी बुद्धि सही हो जाती है जब भी उस व्यक्ति पर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं। तो आप एफआईआर दर्ज कराने का निवेदन कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ें जो बेस होती है वो होती है आपकी ड्राफ्टिंग पर। आप किस तरीके से अपने प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, उसके संबंध में आप क्या एविडेंस दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक बेहतर वकील को चुनना होगा जो आपके मामले की बेहतर तरीके से ड्राफ्टिंग करा सके और ये बता सके कि आपके मामले में तुरंत कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है और शीघ्रता से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी के साथ आप पुलिस वालों से धारा 164 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं। ये धारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर देती है, यदि अवैध कब्जा इलीगल तरीके से किया गया है, यानी दूसरे पक्ष ने शांति भंग करके वहाँ पर कब्जा किया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर शांति भंग को रोकने के लिए संबंधित पक्ष को आपकी संपत्ति से हटा दिया जाएगा। यदि आप ये साबित कर पाते हैं कि शांति भंग होने की प्रबल संभावना है क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से आपकी संपत्ति पर कब्जा किया है और आप उसे हटाएंगे या फिर आपका उससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो शांति भंग को रोकने के लिए उस व्यक्ति को वहाँ से हटाया जाए। इस तरीके से आप इस धारा का भी सहारा ले सकते हैं जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है आपके मामले में कानूनी कार्रवाई कराने के लिए। आपको तीसरा कार्य करना होगा, नोटिस भिजवाना। देखिए, यदि इन दोनों प्रक्रियाओं से आपके मामले में कोई समाधान नहीं निकलता है, आप स्थानीय प्रशासन के पास भी गए, आपने एसडीएम साहब को भी कहा, तहसीलदार साहब को भी कहा, इसी के साथ आप पुलिस वालों के पास भी गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका मामला सिविल न्यायालय से संबंधित है या फिर किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो फिर आपको उस व्यक्ति के पास एक लीगल नोटिस भेजना होगा। लीगल नोटिस में एक बेहतर वकील का चुनाव करना महत्वपूर्ण होता है जो उसकी ड्राफ्टिंग डराने वाली करे और उस व्यक्ति को ये चेतावनी दी जाए, उस व्यक्ति को इस तरीके से डराया जाए, उस व्यक्ति को इस तरीके से कानूनी कार्रवाई की उस व्यक्ति को चेतावनी दी जाए ताकि वो आपकी संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। इसी के साथ अपने स्वामित्व के बारे में भी आपको उस नोटिस में बताना होगा। आपका वकील ये लिखता है कि मेरे मुवक्किल की संपत्ति है जिससे जुड़े दस्तावेज ये है, इनसे ये साबित होता है कि संपत्ति इसकी है
और दूसरे व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया है, इसीलिए उस व्यक्ति को ये सूचित किया जाएगा, उसको ये चेतावनी दी जाएगी कि वो समय सीमा के भीतर जो भी आप उसमें समय लिखवाना चाहते हैं, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, कि वो इतने समय के भीतर उस संपत्ति को खाली कर दे। यदि वो तय समय सीमा के भीतर भी आपकी संपत्ति को खाली नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल सूट दायर किया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप उस व्यक्ति के पास एक नोटिस भेजेंगे और नोटिस में कानूनी भाषा का प्रयोग करेंगे। उसमें आपको कुछ भी अपमानजनक नहीं लिखवाना है, केवल कानूनी भाषा का प्रयोग करना है और उस व्यक्ति को चेतावनी दिलवानी है ताकि वो आपकी बातों को समझ सके, और हो सके तो मध्यस्थता का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि ये एक बेहतर कदम होता है यदि आप अपनी संपत्ति को बचाना चाहते हैं और दूसरे व्यक्ति के साथ सुलह करके भी आप अपनी संपत्ति उससे वापस ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे आप अपनी संपत्ति पर किया गया अवैध कब्जा उसे हटा सकते हैं और अपनी संपत्ति को वापस दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस किस तरीके से आप अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से बचा सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को अपने पास संजो कर रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं से जुड़ी नोटिफिकेशंस, सब चीज़ें आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ यदि आप अपने मामले पर सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर विवरण दिया गया है, आप किस तरीके से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द आपके मामले में समाधान देने का प्रयास करूंगा, आपको जनरल गाइडेंस दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।